सो वैलिड एलिमेंट्स में फर्स्ट है आपका एग्रीमेंट, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड, पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट, दैट इज एक ऐसा पर्सन जो कि मेजर है, दैट इज जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा की है। स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए, अगर स्वस्थ दिमाग का नहीं है तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। और तीसरा, वो पर्सन डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, नॉट डिसक्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के अंडर उसको अयोग्य घोषित नहीं किया होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। थर्ड इज फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो जो दो पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, वो एक टाइम पे एक ही चीज के बारे में सोचें। इसमें मैंने आपको कल मारुति और फिएट का एग्जाम्पल दिया था कि एक पार्टी मारुति सेल करने का सोच रही है जबकि दूसरी पार्टी फिएट खरीदने का सोच रही है। तो ऐसे में दोनों पार्टीज अलग अलग चीज के बारे में सोच रही हैं। ऐसे में क्योंकि उनका जो दिमाग है वो एक जैसा नहीं है, एक दिशा में नहीं चल रहा, तो इसको आप फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे। और फ्री कंसेंट कब नहीं माना जाता? जब जो एग्रीमेंट है वो जोर जबरदस्ती, दैट इज कोअर्शन, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए लिया गया हो, या फिर धोखाधड़ी के जरिए प्राप्त किया गया हो, तो ऐसे में फ्री कंसेंट नहीं कहा जाएगा। ये 3 पॉइंट्स थे। और हमने कल क्या डिस्कस किया था? We discussed about lawful consideration. Lawful consideration and legal object. लॉफुल कंसिडरेशन में हमने किया था कि जो कंसिडरेशन है वो पैसों की भी हो सकती है और बिना पैसों के भी हो सकती है, लेकिन ऐसी कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट है, जिस मकसद से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, वो मकसद कानूनी होना चाहिए। किसी का मर्डर करने के लिए अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है। यही डिस्कस किया था। आज हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज फिफ्थ, एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसको कानून ने ही वॉइड किया हुआ है। वॉइड मतलब शून्य, जिसका कोई महत्व, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो स्टार्टिंग से ही रद्द है, स्टार्टिंग से ही रद्द है। फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग, जैसे कि जुआ खेलना। जुए खेलने से रिलेटेड अगर आपका किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट हो रखा है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को तो कानून ने ही शून्य घोषित कर रखा है, इसलिए ऐसे एग्रीमेंट्स में आप एंटर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे एग्रीमेंट्स में एंटर कर रहे हैं तो ऐसा एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। या फिर एग्रीमेंट हुआ कि दो पैरेलल लाइंस को मिला के दिखाओ, इम्पॉसिबल एक्ट्स। इम्पॉसिबल एक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसी चीजें जो कभी पूरी नहीं हो सकती, जैसे कि दो पैरेलल लाइंस को जोड़ के दिखाओ। ऐसा एग्रीमेंट कभी पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा एग्रीमेंट शुरू से ही शून्य है, इसीलिए ऐसा एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ऐसे एग्रीमेंट्स
Sixth point is writing and registering एग्रीमेंट्स। वैसे तो आप एग्रीमेंट चाहे ओरल करें चाहे रिटर्न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरल मतलब वर्ड ऑफ माउथ, आपस में एक दूसरे से बात करके एग्रीमेंट कर लिया, उसको जायज माना जाता है। लेकिन अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। अब क्या है कि कभी कभी कोई लॉज ऐसे होते हैं जहां पर आपको रिटर्न एग्रीमेंट बनाना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, आपको रिटर्न एग्रीमेंट करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, अगर हम प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट्स की बात करें, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसे में आपका जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर स्टैंप भी लगती है और वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो ओरल एग्रीमेंट्स भी चलेंगे, लेकिन अगर आप एग्रीमेंट को रिटर्न में रखेंगे तो कल को आप दूसरी पार्टी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट का प्रूफ रहता है। और कभी कभी जो लॉज हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि आपको जो एग्रीमेंट्स हैं वो रिटर्न में रखने जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स, जिसमें कि स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, जिसके ऊपर काम किया जा सके, जिसके ऊपर काम किया जा सके, ऐसे एग्रीमेंट्स जिनके ऊपर काम किया जा सके। वो चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आप कर ना पाओ, इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्टिंग न्यू लाइफ इन डेड, एक मुर्दा बंदे में नए प्राण डालने का एग्रीमेंट किया ए ने बी के साथ। क्या आप किसी डेड पर्सन में लाइफ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, दिस एक्ट इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जिनके ऊपर आप काम ना कर सको, ऐसे एग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया है। इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो क्या चल रहा था, अगर आपको याद हो? क्या क्वेश्चन चल रहा था हमारा कि ऑल, मैम एक बार दोबारा समझाना वो। हाँ वो समझाती हूँ बेटा, दोबारा से समझा रही हूँ कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, और इसमें मैंने आपको बोला था कि आपको सबसे पहले सेक्शन 2E में एग्रीमेंट की डेफिनेशन बतानी है। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है, बार बार बोलेंगे, बार बार सुनेंगे तो याद रहेगा। वादा या फिर वादे, जो कि एक दूसरे की कंसीडरेशन बनते हैं, उनको एग्रीमेंट कहते हैं। ये मेन मेन की टर्म्स याद कर लो, याद हो जाएगा। सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट, क्या डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की? एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ। उसके बाद आपने इसका भी एग्जाम्पल देना है और इसका भी एग्जाम्पल देना है। जब ये हो जाएगा तो आपने लिखना है कि एग्रीमेंट में जब आप एनफोर्सेबिलिटी ऐड करते हैं उनको कहते हैं, तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। बेटा 2 मिनट के लिए होल्ड करना, एक एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसका क्वेश्चन पेपर सेंड करना है।
सो एग्रीमेंट में जब आप एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर देते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और आप लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है। सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, और थर्ड एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, कानून द्वारा लागू किया जाना चाहिए एनफोर्सेबिलिटी। फिर आप बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स की। एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करने के बाद आप कंक्लूड कर देंगे, निष्कर्ष दे देंगे, और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो खत्म हो जाएगा। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये हमने डिस्कस करे हैं। सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे तो एग्रीमेंट बनेगा। दूसरा हमने किया था कि जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी में हमने क्या किया था कि मेजर होना चाहिए 18 साल से ऊपर, और हमने किया था साउंड माइंड को होना चाहिए, स्वस्थ दिमाग का, और अयोग्य घोषित नहीं किया होना चाहिए उस पर्सन को, तो ही वो एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है। और हमने तीसरी बात करी थी इसमें फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट में हमने दो चीजें डिस्कस करी थी, एक तो सेम माइंड कि दोनों एक टाइम पे एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि जोर जबरदस्ती या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड से वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं किया होना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी थी कि जो आप बदले में कुछ ले दे रहे हैं दैट इज कंसीडरेशन, वो लॉफुल होनी चाहिए, एंड जो मकसद है एग्रीमेंट का, जो मकसद है, जो ऑब्जेक्ट है, वो लीगल होना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी थी कि ऐसा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए, और वॉइड में हमने बात करी थी जैसे कि गैम्बलिंग का एग्जाम्पल लिया था इसमें, जुए का, और हमने इसमें बात करी थी कि वो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल एक्ट्स नहीं होने चाहिए जिसको आप पूरा ना कर पाए। फिर हमने बात करी थी राइटिंग की, कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें लिखत पढ़त करना जरूरी होता है। और लास्ट हमने बात करी है केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ जी अभिषेक, इसमें प्रॉब्लम है आपको? अभिषेक? यस मैम। ठीक है बेटा। केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब कार्य करना। कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसको पूरा किया जा सके। ऐसा ना हो कि आप ऐसी चीज का एग्रीमेंट कर लें जिस कार्य को आप पूरा ना कर सकें। जैसे कि ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ, ए ने बी को बोला कि तू ना स्टार्स को काउंट कर, मैं तुझे बदले में 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर तू स्टार्स को काउंट करके दिखा देगा। क्या स्टार्स को काउंट करना पॉसिबल है? हाँ जी अभिषेक, इज इट पॉसिबल टू काउंट द स्टार्स? नो मैम। नो मैम। सो अगर ये चीज ही इम्पॉसिबल है तो क्या ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। सेकंड, यस। ए ने बी को बोला कि इस लाश में, एक डेड पर्सन में जान डाल दे, डालेगा तो मैं तुझे बदले में ये दूंगा 1 करोड़ रुपए। क्या किसी डेड पर्सन में जान डालना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, नहीं कर नो सकते मैम। आप ऐसा। सिंस आप ऐसा नहीं यस। कर सकते तो ये एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बन पाता है? जब वो एग्रीमेंट ये 7 चीजें पूरी करता है। कौन कौन सी? 1 2, एग्रीमेंट कॉम्पिटेंट, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, वॉइड, राइटिंग एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस।
अगर ये 7 चीजें पूरी हो रही हैं तभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, नहीं तो एग्रीमेंट हमेशा एग्रीमेंट रहेगा, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ये लिखने के बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे कि ये जो ऊपर वाले एसेंशियल एलिमेंट्स हैं अगर ये पूरे हो रहे हैं साथ के साथ तो एग्रीमेंट विल बी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, और अगर ये 7 एलिमेंट्स पूरे नहीं हो रहे तो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। इस तरह से आप कंक्लूजन लिख देंगे और आपके आ जाएंगे 15 आउट ऑफ 15। फुल मार्क्स तो थ्योरी पेपर में नहीं मिलते, इसलिए आप 15 आउट ऑफ 15 तो नहीं कह सकते। आपको बहुत अच्छा आंसर लिखा होगा तो 13 आउट ऑफ 15 तो मिल ही जाएंगे।